Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम CPC के टॉपिक इंटर प्लीडर सूट को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए आप कि इंटर प्लीडर सूट जो है, इसमें इंटर प्लीडर सूट किसे कहते हैं। देखिए, नॉर्मली किसी भी केस की दो पार्टी होती है, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केस जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ना होके जो डिस्प्यूट होता है वो किसके बीच में होता है, डिफेंडेंट के बीच में। दोनों ही किसी चीज़ पे अपना अपना क्लेम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्यूट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच में ना होकर डिफेंडेंट्स के बीच में होता है और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंटर प्लीडर सूट। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है जो उसको किसने दी है, बी ने दी है। ठीक है, अब बी की जो है डेथ हो जाती है। अब बी के जो क्लेमेंट होते हैं, उत्तराधिकारी, अब जो है उसके बी और सी दोनों उसके पास जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब बी और सी दोनों पहुंच गए। अब वो ए से कहते हैं ये प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं इसका राइटफुल ओनर हूँ। अब सी कहता है नहीं, बी को मत दीजिए, मैं इसका राइटफुल ओनर हूँ, आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। अब बी कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता है ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है और उसे राइटफुल ओनर को भी देनी है। लेकिन अब उसे यही नहीं लगता कि वो बी को दे या सी को दे। तो वो इस चीज के लिए कोर्ट में एक केस डाल देता है कि आप ये डिसाइड कर दीजिए कि बी और सी में कौन राइटफुल ओनर है, मैं ये प्रॉपर्टी उसी को दे दूंगा। तो इसे बोलते हैं इंटर प्लीडर सूट। तो आपको क्लियर हो गया कि ए के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जो जेड ने उसे दी है। अब जेड की डेथ के बाद उनके दो उत्तराधिकारी आ जाते हैं, बी और सी। अब ए को डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा राइटफुल ओनर है, तो वो कोर्ट में केस डाल देता है कि बी और सी दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं और या इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं हम इंटर प्लीडर सूट। अब इंटर प्लीडर सूट के लिए आपकी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी केस बना देंगे और कहेंगे ये इंटर प्लीडर सूट है। तो कुछ कंडीशन होती हैं जो आपकी पूरी होनी चाहिए। देखिए, एक तो ये सिविल नेचर का केस होना चाहिए जो आपका डेट से रिलेटेड हो, किसी मनी से रिलेटेड हो या फिर कोई प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी चाहे आपकी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो आपका डेट से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस होना चाहिए। और इसमें दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट होने चाहिए जो कि सेम प्रॉपर्टी पे जो है अपना क्लेम कर रहे हो, मीन्स उनमें डिस्प्यूट होना चाहिए। और प्लेंटिफ का थर्ड पॉइंट कहता है कि प्लेंटिफ का जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक्सेप्ट जो उसकी कॉस्ट लग रही है उसकी केस फाइल करने की या उस प्रॉपर्टी को रखने की। उसके अलावा उसका ओनरशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक तो प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है चार्जेस और कॉस्ट के अलावा, दूसरा प्लेंटिफ उसको जो है तैयार है राइटफुल ओनर को देने के लिए, जो उसे लगता है राइटफुल ओनर है वो उसे इमीडिएट देने के लिए तैयार है। और एक लास्ट पॉइंट कहता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो डिफेंडेंट के राइट का डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसा ही सूट कोई और पेंडिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी और कोर्ट में पेंडिंग है फिर तो लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा कि आपने किसी और कोर्ट में और ये केस फाइल कर दिया। तो उस राइट से रिलेटेड किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो सूट फाइल नहीं होना चाहिए। तो इंटर प्लीडर सूट फाइल करने से पहले ये कंडीशन जो है पूरी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अब इंटर प्लीडर सूट की जो है स्टार्ट हो जाता है कोर्ट में। तो इसकी फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या करता है, एक तो अगर प्लेंटिफ को लगता है कि मैं बार बार चक्कर क्यों लगाऊं, मेरा तो इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी तो इन डिफेंडेंट की है, तो वो अपने को मुक्त करवाना चाहता है कि मैं बार बार कोर्ट में ना आऊं। तो वो क्या करता है, कोर्ट की परमिशन से वो प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा कर देता है या कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे कहीं पे रखवा देता है। तो अब कोर्ट जो है प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर सकता है कि अब तुम्हारी डिफेंडेंट के प्रति कोई भी लायबिलिटी नहीं है।
लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई जब तक इस सूट का फाइनल डिसीजन होता है तो उसमें हमें जो है प्लेंटिफ की भी जरूरत पड़ती है, तब वो उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा, तब वो सारी पार्टीज को रखेगा। तो पहला क्या हो सकता है, वो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज भी कर सकता है अगर प्लेंटिफ कोर्ट में प्रॉपर्टी जमा कर देता है, और नहीं भी कर सकता। सेकंड पॉइंट कहता है कि अब दो डिफेंडेंट पे लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जांपल बी और सी में लड़ाई हो रही है, बी कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है और सी कहता है मेरी प्रॉपर्टी है। अब जब कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग चल रही होती है उसी वक्त सी कह देता है भाई ठीक है मैं मानता हूँ ये प्रॉपर्टी बी की है, मेरी नहीं है, या कोई एविडेंस ऐसे आ जाते हैं जो ये शो कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी सी की ना होकर बी की है। तो एडमिशन के बेसिस पे या फिर जो है एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट जो है डिसाइड कर देती है कि इसमें टाइटल किसका है। नेक्स्ट हो सकती है सिचुएशन कि अब कोई भी पार्टी एडमिट ही नहीं कर रही है, ना कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बता सकता है कि कौन सा राइटफुल ऑनर है, बी का भी पूरा राइट लग रहा है और सी का भी पूरा राइट लग रहा है। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करती है कि अब डिसाइड तो हो नहीं सकता है, तो कोर्ट कहती है कि भाई अब आप जो है इशू को फ्रेम करिए, प्रॉपर एक क्विज डालिए, और दूसरा वो कहती है जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है इसकी जगह या तो आप दूसरा प्लेंटिफ भी कर सकते हैं या और एडिशनल प्लेंटिफ को भी वो ऐड कर सकती है, जिससे कि केस का अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिल जाए। तो हियरिंग में आपके ये चीजें होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि इंटरप्लीडर का मीनिंग क्या होता है। सेकंड हुआ कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। जब इंटरप्लीडर सूट की हियरिंग होती है तो हियरिंग में कौन कौन से प्रोसीजर अडॉप्ट होते हैं, कौन कौन से 3 स्टेजेस होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन पर्सन इंटरप्लीडर सूट नहीं चला सकते। देखिए 2 पर्सन है, एक तो एजेंट और एक टेनेंट। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई चीज दी है तो और फिर कोई थर्ड पर्सन भी आके कहता है कि भाई ये चीज मेरी है, तो एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट और थर्ड पर्सन के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट नहीं चला सकता। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है अपना एक ज्वेलरी का बॉक्स अपना बी को दे दिया, बी उसका एजेंट है। अब सी भी आता है इसमें एक स्ट्रेंजर, वो कहता है नहीं भाई ये ज्वेलरी का बॉक्स तो जो है मेरा है। अब एजेंट ये नहीं कह सकता कि ए और सी दोनों ही लड़ रहे हैं, ए कह रहा है मेरा ज्वेलरी का बॉक्स है, सी कह रहा है मेरा ज्वेलरी का बॉक्स है। तो एजेंट ने जिससे लिया है वही उसका प्रिंसिपल है, यहाँ पे वो ए और सी के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। सेम वे आपका टेनेंट के लिए होता है। टेनेंट को जिससे प्रॉपर्टी उसने किराए पे ली है वही उसके लिए मालिक होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके कहता है नहीं इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, तो टेनेंट अपने ओरिजिनल लैंडलॉर्ड और उस थर्ड पार्टी के लिए इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं करेगा। टेनेंट को प्रॉपर्टी जिससे किराए पर मिली है वही उसका लैंडलॉर्ड माना जाएगा। तो ये थे कि इंटरप्लीडर सूट कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बच्चों को ये टर्म ही बड़ी डिफिकल्ट लगती है कि इंटरप्लीडर सूट किसे कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरप्लीडर सूट किसे कहते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है और इसकी हियरिंग में कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है और कौन कौन पर्सन इसे फाइल नहीं कर सकते। So that's all for today lecture. Thank you very much.